नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। भारत बनेगा एआई क्रांति का केंद्र, इंडिया इम्पैक्ट एआई समिट में बोले सुंदर पिचाई। आंतरिक विकास परिषद ने छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती पर दिया शौर्य का संदेश। 65 साल बाद मायके लौटी अपहृत मिटनी, 1961 की डकैती में हुआ था अपहरण। हिमांगी सखी बनी देश की पहली किन्नर शंकराचार्य, पुष्कर पीठ की संभालेंगी बागडोर। वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल होने वाली रामलीला का 166वीं बार होगा आयोजन। 60 साल का इंतजार खत्म, 31.51 करोड़ की लागत से बनेगा कटरा में भव्य शंकराचार्य धाम। अब खबर विस्तार से। भारत बनेगा एआई के वैश्विक राइड का नेतृत्व करता, इंडिया इम्पैक्ट एआई समिट में बोले गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। भारत अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की वैश्विक ताकत बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने विश्वास जताया है कि भारत में एआई क्रांति के लिए कोई बाधा नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में प्रतिभा, नवाचार और तकनीकी क्षमता का मजबूत आधार तैयार हो चुका है, जिससे अगला बड़ा वैश्विक एआई बदलाव यहीं से जन्म ले सकता है। इंडिया अमेरिका कनेक्ट के तहत समुद्र के नीचे हाई स्पीड केबल बिछाने की योजना डिजिटल कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई प्रदान करेगी। पिचाई ने भारत की युवा शक्ति, स्टार्टअप संस्कृति और डिजिटल बुनियादी ढांचे की सराहना करते हुए कहा कि एआई शिक्षा, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। भारत अब केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि एआई के भविष्य का निर्माता बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की ये खास रिपोर्ट। Thank you, tech leaders. फ्रेंड्स, आज दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक, जिन्हें एआई में भय दिखता है, वो हमेशा वैसी बात करते हैं। ऐसे लोग जिन्हें एआई में भय दिखता है, और दूसरे वो जिन्हें एआई में भाग्य दिखता है। और साथियों, मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, गर्व के साथ कहता हूं, हमें भय नहीं, भारत को एआई में भाग्य दिखता है, भारत को एआई में भविष्य दिखता है। हमारे पास टैलेंट भी है, एनर्जी कैपेसिटी भी है और पॉलिसी क्लैरिटी भी है। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि इस समिट में 3 भारतीय कंपनियों ने अपने एआई मॉडल्स और एप्स लॉन्च किए हैं। ये मॉडल्स हमारे यूथ के टैलेंट को दिखाते हैं, और भारत जो सॉल्यूशंस दे रहा है उसकी डेप्थ और डाइवर्सिटी का भी प्रतिबिंब है। साथियों, भारत सेमीकंडक्टर और चिप मेकिंग से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक एक रिजिलिएंट इकोसिस्टम बना रहा है। सिक्योर डेटा सेंटर्स, मजबूत आईटी बैकबोन, डायनेमिक स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत को एफोर्डेबल, स्केलेबल और सिक्योर एआई सॉल्यूशंस का नेचुरल हब बनाते हैं। भारत के पास डाइवर्सिटी भी है, डेमोग्राफी भी है और डेमोक्रेसी भी है। जो एआई मॉडल
भारत में सक्सीड करता है वो ग्लोबली डिप्लॉय हो सकता है। इसलिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं, डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया, डिलीवर टू द वर्ल्ड, डिलीवर टू ह्यूमैनिटी। Prime Minister Modi and distinguished leaders, it's wonderful to be back in India. Every time I visit, I'm struck by the pace of change, and today is no different. Back when I was a student, I often took the Coromandel Express train from Chennai up to IIT Kharagpur. To get there, we passed through Visakhapatnam, Vizag. I remember it being a quiet and modest coastal city brimming with potential. Now in that same city, Google is establishing a full-stack AI hub, part of our $15 billion infrastructure investment in India. When finished, this hub will house gigawatt-scale compute and a new international subsea cable gateway, bringing jobs and cutting-edge AI to people and businesses across India. Sitting on that train, I never imagined Vizag becoming a global AI hub. Just as I couldn't have imagined that one day I'd be spending time with teams figuring out how to put data centers into space. Or taking my parents for a fully autonomous car ride in San Francisco. Seeing a Waymo right through my 83-year-old dad's eyes, I saw the progress in a whole new light. Of course, he said he'd be more impressed if it worked on India's busy roads. Still working on that one, Dad. The progress shows what's possible when humanity dreams big. We are on the cusp of hyper-progress and new discoveries that can help emerging economies leapfrog legacy gaps. But that outcome is neither guaranteed nor automatic. To build AI that is truly helpful for everyone, we must pursue it boldly, approach it responsibly, and work through this defining moment together. Why bold? Because AI can improve billions of lives and solve some of the hardest problems in science. For 50 years, predicting protein structures was a grand challenge and a blind spot that stalled drug discovery. Demis Hassabis and his team at Google DeepMind asked an audacious question: how could we use AI to solve this? It didn't just win a Nobel Prize, it compressed decades of research into a database that is now open to the world. Today, over 3 million researchers in more than 190 countries are using it to develop malaria vaccines, fight antibiotic resistance, and much more. आंतरिक विकास परिषद ने छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती पर दिया शौर्य का संदेश। राष्ट्रभक्ति स्वाभिमान का प्रतीक बना समारोह। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के पावन अवसर पर आंतरिक विकास परिषद द्वारा आयोजित भव्य कार्यक्रम शौर्य, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का जीवंत प्रतीक बन गया। जैसे ही जय भवानी जय शिवाजी के उद्घोष गूंजे, पूरा वातावरण वीर रस से भर उठा। कार्यक्रम में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के गणमान्य लोगों की गरिमामय उपस्थिति ने आयोजन की भव्यता को और बढ़ा दिया। वक्ताओं ने हिंदवी स्वराज के संस्थापक वीर शिवाजी महाराज के अदम्य साहस, दूरदर्शिता और संगठन शक्ति को याद करते हुए युवाओं को उनके आदर्शों पर चलने का संदेश दिया। सम्मान समारोह के माध्यम से समाज सेवियों और विशिष्ट व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया, जो शिवाजी महाराज के मूल्यों को आज के समय में आगे बढ़ा रहे हैं। यह आयोजन केवल जयंती मनाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एकता, आंतरिक विकास और राष्ट्र निर्माण के संकल्प का सशक्त मंच बन गया, जहां इतिहास की प्रेरणा ने वर्तमान को एक नई दिशा प्रदान की। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि विगत कई वर्षों से यहाँ पर इस संस्था की ओर से वीर छत्रपति शिवाजी का ये लोग कार्यक्रम मनाते हैं। और छत्रपति शिवाजी बहुत ही हिंदुत्व के एक जिसको कहना चाहिए बहुत हिंदुत्व के कठोर समर्थक थे।
छत्रपति शिवाजी ने जब युद्ध हुआ और उन्होंने युद्ध की प्रणाली बदली, गौरिल्ला युद्ध किया उन्होंने। गौरिल्ला युद्ध में उनकी सेना ने बहुत बुरी तरीके से विपक्षियों को मारा। उनकी छत्रपति शिवाजी की सेवाएं इस देश के लिए सन 1600 कुछ में वो पैदा हुए थे। 450 वर्ष पूर्व की घटना है ये, जो उन्होंने कुर्बानी की, त्याग किया, योगदान किया, संघर्ष किया और नई टेक्निक लाए वो गौरिल्ला युद्ध की, जो उस समय कोई जानता भी नहीं था। और का एक बहुत बड़ा काम था। आयु से अपना युद्ध की एक विशेष नीति अपनाई। युद्ध तो लोग लड़ते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता है कि हम युद्ध जीतेंगे या युद्ध हम हारेंगे, लेकिन शिवाजी महाराज सबसे पहले ये निश्चित करते थे कि हमें युद्ध जीतना कैसे है। वो जीतने के लिए ही युद्ध लड़ते थे और उन्होंने मात्र 16 वर्ष की आयु में अपना पहला युद्ध जो है बहुत ही वीरता के साथ लड़ते हुए जीता था। आज आंतरिक विकास परिषद के द्वारा जो शिवाजी जयंती का कार्यक्रम किया, वास्तव में ये पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए बरेली के माध्यम से संदेश है कि हमें शिवाजी की रणनीति और शिवाजी द्वारा हिंदू पथ पातशाही की जो स्थापना की थी उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह कुंडी आह्वान करता हूं हिंदू समाज को कि हिंदू समाज इस दिशा में काम करे और जो हमारे महामंत्री हैं आंतरिक विकास परिषद के रोहित जी, जो इन्होंने जो कार्यक्रम किया है, इसी तरह से कार्यक्रमों का आयोजन होता रहेगा। भविष्य में भी इससे और अच्छा आयोजन करने का प्रयास करेंगे। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदुत्व के लिए क्या किया है सभी जानते हैं। 400 वर्ष पूर्व जो उन्होंने किया उसको हम आज तक याद करते हैं। और इसी मेला में जो है जब छत्रपति शिवाजी की जब हमने यहाँ मूर्ति लगवाई तो उसके बाद एक चलन है कि उनकी जयंती तो मनानी जाएंगे, तो उसी तरह से हम लोगों ने जयंती मनाई है। और अब ये सोचते हैं कि इसको और भव्य रूप देंगे और आने वाले सालों में यहाँ पे एक 2 दिवसीय मेला भी घोषित किया गया है, जिसमें कि सब लोगों की रजामंदी है। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह कुंडीर जी हैं और सभी लोग का बढ़ चढ़कर हिस्सा है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। 15 साल की नवविवाहिता मिठनी के 1961 की डकैती में अपहरण के बाद 65 साल बाद हुई घर वापसी। हरदोई से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। हरदोई के बेहटा गोकुल क्षेत्र के एक छोटे से गांव की ये कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं। साल 1961-62 डकैतों की दस्तक और 15 साल की नवविवाहिता मिठनी की दुनिया एक पल में उजड़ गई थी। पिता और भाई को घायल कर उसे अगवा कर लिया गया। गौना होने से पहले ही उसकी जिंदगी अंधेरे में धकेल दी गई। जंगलों की भटकन, मारपीट और बेबसी के बाद अलीगढ़ में उसे छोड़ दिया गया, जहां पहलवान सोहन लाल यादव ने उसे एक नई जिंदगी दी। वक्त बीतता गया, 8 बच्चों का परिवार बस गया, लेकिन मायके की मिट्टी, सकाहा के शिव मंदिर की घंटियां और भाइयों की यादें उसके दिल में हमेशा जिंदा रही। 80 साल की उम्र में जब छोटी बेटी सीमा मां को लेकर हरदोई पहुंची तो मंदिर की घंटियों ने जैसे 65 साल पुरानी यादों का दरवाजा खोल दिया। भाई अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन घर की चौखट ने अपनी खोई हुई बेटी को पहचान लिया। 65 साल का इंतजार आंसुओं में पिघल गया। अपहरण से पुनर्जन्म तक की ये कहानी आज एक भावुक मिलन की गवाही बन गई। मिठनी के दिल में बसी मायके की तस्वीर कभी धुंधली नहीं हुई और आखिरकार वह अपनी मिट्टी तक लौट ही आई। हरदोई से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की ये खास रिपोर्ट। मेरी उम्र ही 15 साल की है। 15 साल की मेरे बाप ने शादी करी। शादी की लगन को वो करो तैयारी। हाँ, तो शादी
तो बस शादी के पीछे भाई मोई जानकारी ना ही कछु, मैं न जाने हमें ना जानते ना कछु। फिर कहाँ आप पहुंच गई थी यहाँ से? हम पहुंच गए, अब हमें निवातन को पता ना है कहाँ ले गए, वो कहाँ पहुंचे, उनसे गांव में पहुंचे, हमें निवातन को याद नहीं। फिर आज ऐसे। यहाँ आप कितने सालों बाद आई और कैसे जो है क्या कहती थी आप? हैं? यहाँ कितने सालों बाद वापस आई और क्या कहती थी घर में आप? घर में ये कहता है कि लली हमारे वहाँ परिवार है, वहाँ मेला जुटता है हमारे यहाँ, हम छोटे मेला को जाओ करते लली, और देखो कहना हमारे ऐसे ऐसे गोली चली घरे, आदमी बहुत है, 100-200 आदमी है, आई सुन घर पे चढ़ाई करी, और लेकिन हमें उठाए लाए, पकड़ लाए, हाथन में ते छीन लाए, और छीन के और मेरे मुंह बांध दिया कस के और ले गए, मारो 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 मारो, और भाई संग संग 4-6 दिन राखे, और तो ही ले गए, वहाँ ले गए, हमें जितो इतनी याद ना आई कि कहाँ को उस गाँव में के लली हमारे ऐसे ऐसे वहाँ पर रहेंगे, मेला है वहाँ पर, हम लली जन कौन कौन में निकी मरो, जन कौन कौन जियो। तो बिटिया ले आई आप? हाँ बिटिया हमारी ले आई आपको कि मम्मी चलो तुम्हारा मन है तो हम तुम्हें दुला लाएं, ये बात है। कौन कौन आपके परिवार में था, क्या क्या नाम था, कौन कौन आपके परिवार में था यहाँ? जहाँ अब जहाँ तो परिवार के नाम हम भूल गए भाई साहब, आई समय हम कुछ नहीं जानते, किसी को नहीं पहचानते कि कौन हो कौन ना हो, नहीं हम किसी को नहीं जानते। इनकी 65 साल पहले मतलब यहाँ पे ये घर में मतलब डकैती पड़ी थी ना, मतलब हुआ था, इनका अपहरण हुआ था, तो ये मतलब बताती थी हम लोग को छोटे पे कि मतलब ऐसे ऐसे मतलब हुआ है मेरे साथ। तो अभी इतना दिन व्यतीत हो गया, तो हम जब ये बताती रही तो कि हमारा परिवार वाला पता ना कोई है भी वहाँ पे कि नहीं है, तो फिर मतलब यही हमने प्रयास करा कि चलो एक बार वहाँ पे जाके देखते हैं। बताती थी कि वहाँ मतलब जिला हरदोई है और वहाँ पे मतलब सकाई है वहाँ पे, तो मतलब जब वहाँ पे हम लोग वहाँ से जब आए तो ये हरदोई आए, हरदोई से फिर सकाई के लिए आए, तो वहाँ पे मंदिर देखा, तो फिर मंदिर था वो मौजूद है, तो मंदिर में अपना इन्होंने प्रसाद चढ़ाया। प्रसाद चढ़ाने के बाद फिर जब गांव को, हमका गांव कहाँ है, तो मतलब इनको याद आया कि हाँ गांव इधर है, तो हम लोग आए यहाँ पे आके पता निकाले कि मतलब जो हमारे मामा जी थे उनका नाम था सूबेदार, तो उनका मतलब पता निकाले तो वो मतलब वो तो नहीं है अब, लेकिन उनके बच्चे हैं जहाँ पर, उनका परिवार है, मम्मी के 2 भाई थे, 2 बहनें थीं, तो मतलब उनमें से मतलब भाई भी नहीं है, लेकिन पिताजी वो तो है ही नहीं है, लेकिन परिवार है उनका यहाँ पे, तो मिला है, परिवार से मिलाई हैं। अब उनको सुकून है, अच्छा है कि मतलब सारे नाते रिश्तेदार भी मिले हैं, परिवार भी मिला है, और वो खुश हैं कि हाँ मतलब मेरा परिवार मिला है मुझे। जी आई बहू हमारी हती बड़ी वाली ही हैं, तो उनने बैठा रहो कहीं पहचान नहीं पा कहाँ रहती है, तो कहीं पूरे आइडिया बताओ माता जी तब हम पहचानेंगे, तो इनने अपना आइडिया बताओ कि हमें ऐसे ऐसे हम वहाँ से उठी गए थे पुरबा से रे डकैती में, यहाँ सब उठाई ले गए थे मैं, तो बहू हमारी जानी गई, पहले बताओ देते तो जानी गई, फिर इन्हें घर का ले आए। और मैं आई हुई 50 साल बाद, ये हम तो देखो नहीं तो भैया क्या क्या खुशी है आप लोगों को? खुशी तो है बहुत, देख के बहुत खुशी भाई कि सब गुजर गए जो हमें देखने को मिल गए। लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहाँ मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पुष्कर में स्थापित हुई पहली किन्नर शंकराचार्य पीठ, देश की पहली किन्नर शंकराचार्य बनी हिमांगी सखी संभालेंगी बागडोर। पुष्कर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की रिपोर्ट।
महाशिवरात्रि की पावन बेला भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर माहौल और उसी के बीच भोपाल ने इतिहास रच दिया। लाल घाटी स्थित वुड गार्डन में आयोजित किन्नर धर्म सम्मेलन में वैदिक मंत्रों की गूंज, संत महात्माओं की गरिमामय उपस्थिति और आस्था से भरे हजारों चेहरों के बीच एक ऐतिहासिक घोषणा हुई। महामंडलेश्वर हिमांगी सखी को देश की पहली किन्नर शंकराचार्य घोषित किया गया। यह सिर्फ एक पद की घोषणा नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, स्वीकार्यता और आध्यात्मिक समानता की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। अब राजस्थान के पुष्कर में स्थापित होने वाली पहली किन्नर शंकराचार्य पीठ की बागडोर हिमांगी सखी संभालेंगी। सदियों से हाशिए पर रहे किन्नर समाज के लिए यह क्षण आत्मगौरव और सम्मान का प्रतीक बन गया है। महाशिवरात्रि की इस पावन रात में जैसे एक नई सुबह का संकल्प लिया गया हो, जहां आस्था की छांव में सबको समान स्थान प्राप्त हो। पुष्कर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की ये खास रिपोर्ट। हिमांगी सखी जी जो पूर्व से ही जगत गुरु के रूप में कार्यरत थी और आज देश विख्यात है, विदेशों में भी आज विख्यात है। इनको जो है आज जो है शंकराचार्य की पदवी किन्नर समाज ने विचार विमर्श करके पुष्कर पीठ ब्रह्मा जी का जो स्थान है, जहाँ पे 52 कुंड है, जो तीर्थों का तीर्थराज है, वहाँ का जो है इनको शंकराचार्य स्थापित किया गया है। हमें हमारे किन्नर समाज ने किन्नर शंकराचार्य घोषित किया है और ऋषि अजय दास जी किन्नर अखाड़े के संस्थापक रहे। 10 वर्ष हो गए किन्नर अखाड़े की स्थापना करके, मगर उसके बाद उनके ऊपर भी कई सारी उंगलियां उठी और आज उन्होंने अपना किन्नर अखाड़ा एक अलग और सेव किया है। उनका उद्देश्य था किन्नर समाज का उत्थान। आज अगर 10 वर्षों में किन्नर समाज के उत्थान के लिए जो काम किया गया है, वो स्वयं किन्नर अखाड़े के संस्थापक फाउंडर ऋषि अजय दास जी ने किया है। विश्व प्रसिद्ध रामलीला का 166वां वार्षिकोत्सव 25 फरवरी से होगा शुरू। यूनेस्को मान्यता से मिली वैश्विक पहचान। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। बरेली की पावन धरती एक बार फिर आस्था, परंपरा और संस्कृति के रंग में रंगने जा रही है। ऐतिहासिक श्री रामलीला सभा द्वारा आयोजित विश्व प्रसिद्ध रामलीला का 166वीं बार वार्षिकोत्सव 25 फरवरी से नरसिंह मंदिर बड़ी भवनपुरी से गणेश पूजन और भव्य पताका यात्रा के साथ प्रारंभ होगा। 1861 से चली आ रही यह अनूठी परंपरा आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी ब्रिटिश काल में थी। होली पर्व पर आयोजित होने वाली यह रामलीला देश में केवल बरेली की पहचान है। अगस्त मुनि लीला, केवट संवाद, मेघनाद यज्ञ और लंका दहन जैसे प्रसंग शहर के अलग अलग स्थानों पर मंचित किए जाएंगे। मानो पूरा नगर ही अयोध्या बन जाएगा। 2 मार्च को राम बारात की भव्य झांकी निकलेगी, जबकि 15 मार्च को श्री राम राज्याभिषेक के साथ यह महोत्सव पूर्णता को प्राप्त करेगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल यह परंपरा न केवल बरेली बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। यह सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही आस्था, संस्कृति और सामूहिक भावनाओं का जीवंत उत्सव है। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। जैसा कि हम सब जानते हैं, पूरे विश्व में एकमात्र हिंदुस्तान में अपने शहर बरेली में होली पर होने वाली रामलीला है और जो रामलीला सभा ब्रह्मपुरी के बैनर तले होती है। आज इसका पुस्तक विमोचन से शुभारंभ हुआ है। भगवान श्री नरसिंह के चरणों में, भगवान श्री बजरंगबली के चरणों में पुस्तक का विमोचन किया है हमने और आगे की विधिवत कार्रवाई हमारी शुरू होगी 25 तारीख से, जो पताका यात्रा के रूप में होगी, जिसमें शहर के तमाम गणमान्य नागरिक, सभी राम भक्त इसमें शामिल होते हैं और पताका यात्रा निकालकर हम जगह जगह संदेश देते हैं कि हमारी रामलीला प्रारंभ होने वाली है। 25 तारीख से रामलीला हमारी पताका यात्रा से प्रारंभ होगी। 2 तारीख को हमारी राम बारात निकलेगी। चूँकि इस बार होली पे निकलती थी, होली पे इस बार चंद्रग्रहण पड़ रहा है। चंद्रग्रहण के अंदर भगवान का पूजन, स्पर्श, वंदन सनातन में मनाई है। इसलिए हमने एक दिन पूर्व समिति के समस्त पदाधिकारियों ने निर्णय लिया है, विद्वान पंडितों से राय मशवरा कर, कि हम एक दिन पूर्व प्रभु श्री राम की राम बारात निकालेंगे।
4 तारीख को विधिवत श्री नरसिंह भगवान की यात्रा निकलती थी, वो वैसे ही निकलेगी दिवाली के ऊपर। हम आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से मांग करते हैं कि जो राम बारात के अंदर हमें बिजली, पानी, सड़क की सुविधाएं दी जाती हैं उसको चुस्त दुरुस्त करें। और तमाम बरेली वालियों से निवेदन करते हैं, ये 166वीं रामलीला जो होने जा रही है, इसमें धूमधाम से, भाई से, मिलन से, प्यार से आइए और भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। राम बारात को भव्य व सुंदर बनाइए। ये रामलीला के अंदर जैसा कि हम जानते हैं 500 वर्षों के बाद जो राम मंदिर बना है हमारा अयोध्या, वहाँ से हमारी लीला का मंचन करने वाले समस्त कलाकार आ रहे हैं, विद्वान कलाकार हैं। और इस बार आकर्षक का केंद्र भी है हमारे मंच के ऊपर LED स्क्रीन, और जो इस मंच का भी जो बनाया गया है, इस बार नया मंच के पर्दे लगवाए गए हैं। तो निश्चित रूप से एक सनातन के माध्यम से हमारी आने वाली नई पीढ़ी को एक भगवान श्री राम के जीवन की लीलाओं के बारे में जानकारी मिलेगी और आनंदमय रामलीला का समापन होगा। मैंने जैसे आपको पहले बताया, ये यूनेस्को द्वारा प्रमाणित है, विश्व धरोहर बन चुकी है हमारी रामलीला। पूरे विश्व में एकमात्र बरेली के अंदर होली पे रामलीला होती है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। 166वें वर्ष में प्रवेश करती हुई इस ब्रह्मपुरी रामलीला की आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हमारे समस्त साथियों ने जो आने वाले कार्यक्रम हैं उसकी हम लोग घोषणा करते हैं। विधिवत तरीके से 25 तारीख से हमारे सारे कार्यक्रम आरंभ हो जाएंगे। 15 तारीख को हमारी इस लीला का लगभग विसर्जन होगा और उसके अंत में जो नरसिंह भगवान की शोभा यात्रा निकलती है 4 तारीख को वो निकलेगी। हमारा सभी समुदाय और सभी वर्ग के लोगों से अनुरोध है कि हमारे जो धर्म और शास्त्र हमें शिक्षा देते और बताते हैं कि अपने धर्म के प्रति हम लोग जागरूक रहें। जहां पर भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की लीलाएं होती हैं वो इस बात का संदेश देती हैं कि हम अपने मानवीय आचरण में जिए और जीने दें की सीख दें। भगवान राम इस सीख और पूरे रामचरित्र मानस के माध्यम से सबको एक नई सीख देते हैं। आने वाली पीढ़ी हमारी इस लीला के माध्यम से अपने आचरण में धर्म को उतारती है। भगवान राम का जो पूरा इस चरित्र बताया हुआ है हम लोग उसका अनुसरण करते हैं। आज इस लीला का शुभारंभ हो रहा है और मैं सबको बधाई देता हूं और सबसे गुजारिश करता हूं कि सब लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। समझते कटरा में शंकराचार्य मंदिर निर्माण शुरू, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास को मिली रफ्तार। 31.51 करोड़ से बनेगा भव्य शंकराचार्य धाम। कटरा से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की रिपोर्ट। कटरा की पावन धरती पर आखिरकार 60 साल का इंतजार समाप्त हो गया। दशकों पहले देखे गए एक स्वप्न ने अब आकार लेना शुरू कर दिया है। लगभग 32 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे भव्य शंकराचार्य मंदिर का निर्माण कार्य अब शुरू हो चुका है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शिलान्यास करते हुए कहा कि यह मंदिर केवल आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का सशक्त केंद्र बनेगा। 1967 में जिस परिकल्पना की नींव रखी गई थी वह अब साकार होने जा रही है। सफेद संगमरमर से बनने वाला ये धाम श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बनेगा। वहीं कटरा और आसपास के क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। यह केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं बल्कि इतिहास, आस्था और विकास के संगम का एक नया अध्याय है, जहां श्रद्धा के साथ समृद्धि भी कदम रखने जा रही है। कटरा से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की ये खास रिपोर्ट। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में है उस तरह का एक यहाँ म्यूजियम बनेगा, निर्मित किया जाएगा ताकि देश भर के श्रद्धालु जो आवे वो वहां भी जाकर के उसको देख सके। इस मंदिर के निर्माण के अलावा अनेक श्रद्धालु आते थे जो देवी माँ का दर्शन तो कर पाते थे, लेकिन भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए उन्हें जाने में बड़ी कठिनाई होती थी। तो श्राइन बोर्ड, माता वैष्णो देवी का और शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड ने मिलकर के कुछ फैसले किए हैं। हेलीपैड का निर्माण कटरा में हो रहा है जो अंतिम चरण में है और शिवखोड़ी का हेलीपैड भी
अंतिम चरण में है। ये दोनों के बनने के बाद हेली सेवा शुरू हो कटरा से सीधे शिवखोड़ी के लिए कि देवी माँ का दर्शन करने के बाद भगवान भोलेनाथ का लोग दर्शन हो। इस काम को भी तेज गति से किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 3 महीने में हेली सेवा भी प्रारंभ हो जाएगी। इस तरह के अनेक फैसले एनजीटी के द्वारा एक एम्पावर्ड कमेटी ने एक बार फैसला किया था कि जम्मू कश्मीर सरकार और श्राइन बोर्ड मिलकर के जो सेवा प्रदाता हैं, खासतौर से पिट्ठू वाले हमारे, इनके पुनर्वास और रिहेबिलिटेशन का एक कार्यक्रम बने। श्राइन बोर्ड ने यह तय किया कि उनके पुनर्वास की भी पूरी जिम्मेदारी श्राइन बोर्ड लेता है और फेज वाइज उनको रिहेबिलिटेट करने का काम भी श्राइन बोर्ड करेगा। पिछले दिनों जब बाढ़ आई थी तब भी श्राइन बोर्ड ने पहल करके स्थानीय नागरिकों की सहायता के लिए अनेक प्रयास किए, चाहे वो हेल्थ कैंप हो, राहत की सामग्री तुरंत पहुंचाने का काम हो, और अत्यधिक वृष्टि और बाढ़ से जो विद्यालय क्षतिग्रस्त हुए थे, ऐसे 15 विद्यालयों का निर्माण श्राइन बोर्ड ने कटरा और आसपास के विद्यालयों का निर्माण कर दिया है। कटरा शहर के आधुनिकीकरण के लिए और उसके विकास के लिए श्राइन बोर्ड अपने कोष से सहायता करके उसे भी सुंदर शहर बनाएगा, ताकि जो लोग आवे दर्शन करने एक अनुभूति इनको हो सके कि नहीं, वास्तव में माँ देवी के चरणों में माए। जुड़े रहे आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी, ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान, गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी, बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।